Hello everyone, my dear students, warm welcome once again on Gravity Circle. And बच्चों हम लोग आज लेसन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. ये लेक्चर और पहले लेक्चर के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा हो गया है एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट. आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियो फॉर यू ऑल बिकॉज आई वॉज आउटसाइड. एंड डियर बच्चों, आज हम लोग चालू करते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करना और अब हम गैप्स मिनिमम रखेंगे और ये चैप्टर को जल्दी जल्दी कवर अप करने वाले हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने पिछले क्लास तक इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया था पढ़ के एंड वी हैव ऑलरेडी सीन बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है. ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, मॉडर्न और कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, एटसेट्रा. वी हैव सीन मेनी अदर थिंग्स. टुडे we will be discussing a very interesting, very important experiment conducted by two scientists जिनके फोटोज आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं. इन दोनों ने फर्स्ट सक्सेसफुल RNA एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था. ठीक है, तो इनके नाम क्या है, हु आर दे? सो दिस इज स्टेनले कोहेन्स पिक्चर एंड दिस पर्सन इज हर्बर्ट बोयर. They are very respectable scientists. These people have conducted the first successful recombinant DNA technologies experiment. कैसे किया होगा? ठीक है, तो हम सब ने पिछले क्लास में ही देखा कि हमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है जिसके जीनोटाइप के साथ में हमने छेड़खानी की हो. हमने हमारे पसंद का जीन ऑफ इंटरेस्ट उस ऑर्गेनिज्म के सेल के न्यूक्लियस में डीएनए में इंट्रोड्यूस कर दिया हो, तो जाके वो होस्ट ऑर्गेनिज्म अब हमारे हिसाब से नए प्रोटीन्स बनाएगा जो हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें पुट किया होगा, उसको वो एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, तो ये दोनों साइंटिस्ट ने कैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ये हम देखते हैं. सो बेसिकली इन्होंने ये बात समझ ली कि कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस करना है और इन्होंने सोचा कि सबसे इजी ऑर्गेनिजम्स जिनमें हम ये अचीव कर सकते हैं दैट विल बी बैक्टीरियाज डेफिनेटली, बिकॉज बैक्टीरियाज लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करे जा सकते हैं बहुत आसानी से, मिनिमम कॉस्ट में, और बहुत फास्ट रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं बिकॉज बैक्टीरियाज जो हैं दे विल बी स्केलिंग अप वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करके बढ़ सकते हैं वो आगे. तो एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम एक इमेज के थ्रू समझने वाले हैं. सो आई हैव टेकन एन इमेज फॉर एवरीवन. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो सेल्स लिए. यहां पर आप लोगों को ये सेल एनिमल सेल की तरह दिख रहा है, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूं कि हमने इधर एक जो सेल लिया है बच्चों, ये बैक्टीरियल सेल ही लिया है. वी हैव टेकन अ बैक्टीरिया ओनली. ठीक है, ये बैक्टीरिया ही हमने लिया है. ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ये उसका नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए है. ठीक है, ये नहीं लिया हमने, है ना. बस इतना सा आपको डिफरेंस लेना है, बाकी पूरा एक्सपेरिमेंट अपन सेम समझते हैं. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक प्लाज्मिड डीएनए. प्लाज्मिड डीएनए को इन्होंने माना कि ये डीएनए के अंदर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो जो प्लाज्मिड डीएनए उन्होंने लिया है वो प्लाज्मिड डीएनए इन्होंने लिया है एक बैक्टीरिया से और उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी. ठीक है, ये नाम आप लोगों को सुना सुना लग रहा होगा और लगना भी चाहिए बिकॉज ये टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी. इसको उन्होंने एक प्लाज्मिड डोनर के तौर पे लिया. इसका प्लाज्मिड इन्होंने निकाल लिया. ठीक है, इसका प्लाज्मिड इन्होंने निकाल लिया. अच्छा, अभी ये प्लाज्मिड इन्होंने ऑब्टेन कर लिया है. और एक और चीज उन्होंने की, किसी रैंडम बैक्टीरिया से जिसका हम नाम नहीं जानते हैं क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई भी नहीं किया था, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने, एक रैंडम बैक्टीरिया से इन्होंने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया. ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने लिया है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली एक एंटीबायोटिक एनकोडिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट था. मतलब कि जिस बैक्टीरिया में ये जीन प्रेजेंट होता है वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स से मरता नहीं. अभी बात है कौन से एंटीबायोटिक्स से नहीं मरता. तो इन्होंने जो ओरिजिनली जीन लिया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, वो दो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस था. एक था कैनामाइसिन नाम का एंटीबायोटिक, पहले चलता था बच्चों, आजकल चलता नहीं है ये मार्केट में, और एक है टेट्रासाइक्लिन. ठीक है,
तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था ये कैनामाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, ठीक है। ओके कौन से बैक्टीरिया से लिया हमें नहीं पता, ठीक है। एक मिनट रुको, मुझे फोन साइलेंट करने दो, इट विल बी डिस्टर्बिंग एवरीवन अदरवाइज, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमने समझा। अच्छा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, प्लाज्मिड आ गया, क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड को हमें पहली बात तो कट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। जीन ऑफ इंटरेस्ट हवा में तो नहीं होगा ना, चिल्ला चिल्ला के बोलेगा हेलो मैं ही कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन हूं, मुझे यहां से ले जाओ। इट विल नॉट बी लाइक दैट। हम कट करेंगे डीएनए को इनटू वेरियस फ्रेगमेंट्स और हमें मालूम पड़ेगा कि अच्छा ये वाला पोर्शन जो है ये एनकोड कर रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इट विल बी टेकिंग सो मच रिसर्च, ठीक है। एकदम से नहीं कभी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल होता है, ना ही प्लाज्मिड इतना इजीली हासिल होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल करने के लिए सो मच रिसर्च विल बी रिक्वायर्ड इन बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, प्लाज्मिड आ गया। कैसे आया? तो मैं बोलूंगी इनको कट किसके हेल्प से किया मैंने इनको कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से, ठीक है। किसके हेल्प से किया है? यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज enzymes. The gene was the gene of interest and plasmid was cut, ठीक है। ये हमने किया, ओके। अच्छा अब इसके बाद में क्या? फिर इन दोनों के कट सेगमेंट्स को हमें ज्वाइन करना है एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो ये दिख रहा है आपको, इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया, इसमें प्लाज्मिड भी आ गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के लिए जो हमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज विल बी बाइंडिंग देम टुगेदर, ठीक है। तो इसके बाद में हमने क्या किया? डीएनए लाइगेज was then used to join the cut DNA fragments, that is plasmid and gene of interest, जो हमारा एंटीबायोटिक एनकोडिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद में क्या? अभी हमारे पास में बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमें किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस करना है। उन्होंने जो होस्ट लिया वो चाहते तो वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को ही ले लेते, ठीक है, पर उन्होंने होस्ट एस टाइफी नहीं लिया, तो फिर क्या लिया? तब उन्होंने जो होस्ट लिया वो था ई कोलाई। तो ई कोलाई को किस खुशी में लिया? क्यों नहीं उन्होंने एस टाइफी ले लिया? इसका रीजन ये है, पहली बात तो ई कोलाई और एस टाइफी का स्ट्रक्चर और शेप काफी सेम होता है। दे विल बी वेरी मच रिजेंबलिंग ईच अदर, बहुत मैच करते हैं। इस कारण से एस टाइफी नहीं लेके ई कोलाई भी लेंगे तो चलेगा। दूसरा रीजन, साल्मोनेला टाइफी एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ठीक है, और हम ऐसे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये तो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, ठीक है, कि हम किसी ऐसे बैक्टीरिया को एक्सप्रेस करने दे रहे, बढ़ा रहे उसका नंबर, जो बैक्टीरिया टाइफॉइड कॉज करता है, और हम उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना रहे हैं ताकि वो किसी एंटीबायोटिक से मरे नहीं। तो ऐसा कर देंगे तो टाइफॉइड फैल जाएगा, ठीक है। इसलिए उन्होंने सोचा कि एस टाइफी नहीं लेते हुए वी विल बी रादर टेकिंग ई कोलाई एज द होस्ट। तो इस होस्ट में उन्होंने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को इंसर्ट करवाया और फिर चेक किया, अच्छा क्या ये इसमें एक्सप्रेस कर रहा है, और थैंकफुली वो उसमें एक्सप्रेस कर गया, ठीक है। तो डोनर जो जीन था, ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए बना, ट्रांसलेशन बना, प्रोटीन बना। प्रोटीन कौन सा बना? प्रोटीन बना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एनकोड करने वाले प्रोटीन्स, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एनकोडिंग प्रोटीन्स बन गए। ये एक्सपेरिमेंट किसने कंडक्ट किया? दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट नेमली स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयल, ठीक है।
तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया है उन्हीं को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर दैट वाज, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करा, हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट और प्लाज्मिड लिया, ठीक है, मीनिंग हमने एक वेक्टर लिया जो कि कैरियर की तरह फंक्शन करेगा, और हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया। इन दोनों को कट करने के लिए मैंने क्या लिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हेल्प लिया, तो हमें वो एंजाइम्स की जरूरत पड़ने वाली आगे। उसके अलावा मैंने क्या किया, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल किया, तो मुझे आगे डीएनए लाइगेज की भी जरूरत पड़ने वाली है। उसके अलावा मैंने क्या लिया, एक ऐसा होस्ट ऑर्गेनिज्म लिया जहां पर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट कर सके, कॉपीज बना सके अपनी, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की भी रिक्वायरमेंट आगे पड़ने वाली है। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो है दीज कुड बी काउंटेड एज रॉ मटेरियल्स फॉर परफॉर्मिंग एनी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? आई होप कि बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, सबको समझ में आ गया होगा। ओके अच्छा, एनसीईआरटी रीडिंग थॉरो हम कर लेते हैं एक बार इसकी भी। सो दिस इज द एनसीईआरटी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं बच्चों, आई होप कि आप सबको दिख रहा होगा ये लिखा हुआ। Let us now focus on the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule. ठीक है, the construction of the first recombinant DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid autonomously replicating circular extrachromosomal DNA. ये क्या लिखा है मैं समझा देती हूँ एक बार। Of S. typhi, Stanley Cohen and Herbert Boyer accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. ठीक है, क्या लिख रहे हैं वो, उन्होंने एक प्लाज्मिड में से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। The cutting of DNA at specific location became possible with the discovery of so-called, क्या so-called, so the so-called restriction एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इसीलिए कई बार हम लोग मॉलिक्यूलर सिजर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को कट करने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करती है। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड डीएनए। दिस प्लाज्मिड डीएनए ये कहां से आया, वी हैव टेकन दिस प्लाज्मिड डीएनए फ्रॉम द एस टाइफी। ठीक है, दिस प्लाज्मिड डीएनए विल बी एक्टिंग लाइक अ वेक्टर to transfer the piece of DNA attached to it. ठीक है, vectors will be responsible for transfer of something from one place to another place. Okay. Plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector became possible with the enzyme called as DNA ligase. जोड़ा कैसे हमने, DNA ligase के help से, which acts on cut DNA molecule and joins their end. This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and known as recombinant DNA. इसके मदद से हमारा recombinant DNA molecule बन गया, recombinant DNA बन गया, जिसको भी हम host organism के अंदर introduce कर सकते हैं। When this DNA is transferred into E. coli, a bacteria very closely related to S. typhi, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. ठीक है, जब भी डीएनए को अपनी कॉपीज बनानी होती है बच्चों, वो होस्ट की बॉडी में से या अपने खुद की बॉडी में से एक एंजाइम का यूज करते हैं, और उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता है वो, एक से मल्टीपल डीएनए की कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये होस्ट की बॉडी में रेप्लिकेट कर पा रहा है, अपने आप की कॉपीज बना पा रहा है ढेर सारी। ठीक है, अच्छा, द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई वाज कॉल्ड एज क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई. This was the first complete instance where we have seen recombinant DNA technology happening, ठीक है, in reality. So this is done. अच्छा, अभी आपको मैं वापस एक्सपेरिमेंट पे ले जाती हूँ। ओके, अब ये एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा, थ्योरी जो लिखा है वही सेम बात यहाँ पर है, थोड़ा ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाता है हमेशा डायग्रामेटिकली। यहाँ पर हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, मुझे क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, कुछ भी और हो सकता है। मान लो कि ह्यूमन के केस में ब्लू आई कलर एनकोडिंग जीन हो जाए, इंसुलिन फॉर्मिंग जीन हो जाए, ग्रोथ हार्मोन फॉर्मिंग जीन हो जाए। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए पहली बात। तो दूसरी बात, मुझे वेक्टर क्या लेना है,
किस तरीके से मैं ट्रांसफर कर पाऊंगी मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर के साथ में ट्रांसफर कर पाऊंगी, उसे मैं वेक्टर के साथ लिंक करके होस्ट के बॉडी में। ठीक है, तो मुझे उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में ट्रांसफर करते आना चाहिए। तीसरी चीज मुझे क्या चाहिए कि जो मैंने होस्ट को ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट कर दिया है, जिसमें मैंने हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया है, वो होस्ट रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, मुझे वैसी कंडीशंस भी देनी चाहिए ताकि मेरा जीन मल्टीपल कॉपीज बना सके। ये 3 पैरामीटर्स को हमें ध्यान रखना है व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म एनी सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी भी यही सारी बातें बोलती है जो मैंने आपको भी समझाया है। यू हेंस infer that there are 3 basic steps in genetically modifying an organism. First, identification of DNA with desirable genes. ठीक है, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए टू द होस्ट। हम वो आइडेंटिफाइड डीएनए को जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस डीएनए टू द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू प्रोजेनी। हम होस्ट जो हमने बना लिया उसको कैसे मेंटेन करेंगे, उसको कैसे रेप्लिकेट करना अलाउ करेंगे ताकि हमारे जो उसके प्रोजेनीज हैं उसमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के प्रोटीन्स के मल्टीपल कॉपीज बन सकें। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स वी कैन से। अब क्योंकि हमने काफी कुछ बेसिक पढ़ लिया बच्चों, नाउ वी नीड टू स्टार्ट विद द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या क्या टूल्स चाहिए होते हैं हमने, तो मैंने अभी आप लोगों को जो टूल्स बताए हैं ऑलरेडी वही सारे टूल्स हमें चाहिए होंगे। आई विल बी राइटिंग एवरीथिंग हियर। ठीक है, तो क्या क्या टूल्स चाहिए देखते हैं। सो पहला टूल हमें जो चाहिए होगा टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। पहला टूल जो हमें चाहिए होगा दैट विल बी a group of enzymes of different kinds। ठीक है, enzymes of different kinds। different kinds में क्या क्या, तो मैं बोलूँगी यार मुझे तो एक एंजाइम चाहिए है, वो एंजाइम कट क्रिएट करना जानता हो, उसका नाम हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मुझे ये एंजाइम्स की ग्रुप चाहिए। एक ऐसा एंजाइम चाहिए मुझे जो कि ज्वाइन करना जानता हो, उसको मैं बोल दूंगी डीएनए लाइगेज चाहिए। मुझे ऐसे एंजाइम्स भी चाहिए हैं जो कि पॉलीमराइजेशन जानते हो, तो मुझे डीएनए पॉलीमरेज भी चाहिए। ऐसे मुझे कुछ एंजाइम्स चाहिए। ठीक है, दूसरी क्या चीज चाहिए मुझे, देन आई विल बी रिक्वायरिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स फॉर ट्रांसफरिंग माई जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट बॉडी। वेक्टर्स में क्या चाहिए हो सकता है, वेक्टर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, दे कुड बी बायोलॉजिकल वेक्टर्स लाइक प्लाज्मिड्स, जैसे कि प्लाज्मिड्स। कई बार हम बैक्टीरियोफेजेस या वायरसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हम रेट्रो वायरसेस भी लेते हैं जो ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ऐसे एटसेट्रा। ठीक है, देन आई विल बी रिक्वायरिंग सम नॉन बायोलॉजिकल वेक्टर्स, सम टूल वर्किंग एज वेक्टर्स, जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड भी बोलते हैं अपन इसको। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसफर था और रेट्रोवायरस वगैरह की हेल्प से, और डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपन। डायरेक्ट ट्रांसफर के लिए टेक्निक्स कुछ लगती हैं, जैसे कि बायोलिस्टिक्स, जिसको हम जीन गन बोलते हैं, या माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, या फिर थर्मोपोरेशन, या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन। ये सारे टेक्निक से भी हम डीएनए को ट्रांसफर करवा सकते हैं इनटू द होस्ट डायरेक्टली। ठीक है, बायोलॉजिकल वेक्टर्स ये हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड्स ये हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि हमें और क्या चाहिए। थर्ड थिंग, विल बी रिक्वायरिंग अ होस्ट। ठीक है, these are some of the things we will be requiring in the DNA technology, our DNA technology, where we need to make recombinant DNA or we need to make genetically modified organisms. We will be needing the help of all these things minimally.
मिनिमली मतलब इसके बाद में और भी कई सारी चीजें और टेक्निक्स हमारे सामने सडनली आ जाएंगे कि अच्छा ये वाली की भी जरूरत है, अच्छा ठीक है। तो इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, हम किस में वो जीन इंटरेस्ट डालना चाहते हैं, क्या हम प्लांट में डाल रहे हैं, बैक्टीरिया में डाल रहे हैं, एनिमल में डाल रहे हैं, हमारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सब टूल्स चाहिए हमें। अब हम फर्स्ट टूल की बात करने वाले हैं विच विल बी एंजाइम्स, और वो एंजाइम टूल्स में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। तो ये देखो सो टूल्स में फर्स्ट है एंजाइम्स, और उसमें भी डिटेल में हम सिर्फ एक ही को पढ़ते हैं, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डायरेक्टली पढ़ना बेवकूफी होगी, हमें पहले न्यूक्लियस वर्ड का मतलब मालूम होना चाहिए, ये क्या चीज है। न्यूक्लियस मालूम पड़ेगा तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसलिए हम हमेशा ही एंडोन्यूक्लियस को समझते हैं, ना कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डायरेक्टली। तो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं तुमको एक इमेज के थ्रू ये समझाने वाली हूँ पूरी। देखो न्यूक्लियस जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के हो सकते हैं। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड तो हम सबको मालूम है कि क्या होता है, इट कुड बी डीएनए या तो फिर इट कुड बी आरएनए, ठीक है। जब मैंने कहा न्यूक्लियस तब मैं बात कर रही हूं जो मॉलिक्यूल, जो एंजाइम मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल को या आरएनए मॉलिक्यूल को तोड़ सके उसको मैं न्यूक्लियस बोलूंगी, ठीक है। अभी मुझे न्यूक्लियस का मतलब मालूम पड़ गया। तो नाउ न्यूक्लियस 2 टाइप के हो सकते हैं। हम हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को कैसे तोड़वा रहे हैं, क्या हम उसे बीच में से कहीं तोड़वा दे रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम एंडोन्यूक्लियस की हेल्प ले रहे हैं। एंडो मतलब कि इंटरनल, न्यूक्लियस मतलब कि डीएनए को तोड़ना। इंटरनल कट्स क्रिएट करने वाले एंजाइम्स को हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। इसका मतलब कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी इसी कैटेगरी में आने चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं बच्चों, एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं कई सारे, जो कि हमारे डीएनए मॉलिक्यूल को भीतर से कहीं नहीं बल्कि बाहर से कट कर सकते हैं, कॉर्नर्स से। ऐसे कट्स क्रिएट करने वाले एंजाइम्स को हम बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन वाले नहीं होते, ठीक है। दे विल बी endonucleases which could be restriction endonucleases. Exonucleases are not restriction enzymes. We will be taking the help of mostly restriction endonucleases, ठीक है। तो न्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या अंतर है, इसके लिए मैं आपको एक इमेज और समझाती हूँ। ये देखिए हमारे पास में 3 यहाँ पर इमेजेस, 3 यहाँ पर हमारे पास पिक्चर डिपिक्ट कर रही है कुछ चीजों को, अलग अलग बातों को। पहली बात समझते हैं। फर्स्ट केस हमारे सामने ये है कि ये हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है, 5' से 3' 3' से 5' रन कर रहे हैं। मान लो कि ये ए है तो ये टी होगा, ये जी है तो ये सी होगा, ये सी है तो ये जी होगा, ये टी है तो ये ए होगा, ये ए है तो ये टी होगा। इस तरीके से कुछ ये मॉलिक्यूल होगा। ये एक डीएनए है, ठीक है। हम जानते हैं कि ए पेयर्स विद टी विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जी पेयर्स विद सी विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग, राइट। So exonucleases का फंक्शन क्या होगा, they will be helping in cutting the DNA molecule from the corner. As you all can see, इसने यहां से थोड़ा सा टुकड़ा हटा दिया तोड़ के, इतना, तो ये एक्सोन्यूक्लियस हो गया। एंडोन्यूक्लियस होता तो ये बीच में से कहीं से हटाता, तो मैंने देखा अरे यहां से यहां तक हटा दिया इसने, इतना, ठीक है। पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को डिटरमाइन करता है, जज करता है, आइडेंटिफाई करता है और वहां पर स्पेसिफिकली कट क्रिएट करता है। ये डीएनए मॉलिक्यूल को इधर से भी और इधर से भी तोड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को ढूंढ के ही कट क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताती हूँ। एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम है HIND2, ठीक है। HIND2 जो है ये एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नाम है GDT AAC। ये 5', ये 3', ये 3', ये 5',
GTTAAC, ठीक है। ओके, ये हमेशा T और A के बीच में ही कट क्रिएट करता है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि ये कट क्रिएट करेगा यहाँ पर, ये कट क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो ये जो टुकड़े बनाने वाला है अभी, ये कैसे टुकड़े बनने वाले हैं देखो। सो इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 5' GTT 3' CAA 5', एक टुकड़ा ये बन जाएगा, दूसरा 5' AAC 3' TTG 5', ये दो टुकड़े बन गए, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? स्पेसिफिक साइट्स पे ही कट क्रिएट करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। तो HIND2 नाम का एक एंजाइम था जिसने हमेशा ही यही साइट को ढूंढेगा पहले, तो फिर कहीं स्पेसिफिक साइट पे ही कट क्रिएट करेगा, हर कहीं वो कट क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आया कि ये चीज जो है ये इस तरीके से वर्क कर रही है। लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो मैं बताती हूँ एक नई चीज कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमेशा उन सीक्वेंसेस को ढूंढते हैं जो कि आगे और पीछे से सेम रीड करे जाए, ठीक है। जैसे GTTAAC, GTTAAC, इसी प्रकार के सीक्वेंसेस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ढूंढते हैं। उन सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। वी विल बी सेइंग दोस सीक्वेंसेस एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रही हूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस enzymes identifies and cuts specific oligonucleotide sequences, छोटे छोटे सीक्वेंसेस ढूंढते हैं वो, सीक्वेंसेस ranging 4 to 6 nucleotide length and cuts them specifically, ठीक है। The sequences identified by restriction endonuclease enzymes are palindromes, ठीक है। पैलिंड्रोम्स के एग्जाम्पल में अगर अपन लेमैन लैंग्वेज में एग्जाम्पल बात करते हैं, नॉन साइंटिफिक, ठीक है, तो हम बोलेंगे मैडम, MADAM, आगे से पढ़ो तो भी मैडम, पीछे से पढ़ो तो भी मैडम, ठीक है। मलयालम, 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 दोनों साइड से सेम है ना। हिंदी के भी रिकग्निशन सीक्वेंसेस आते हैं ऐसे। तेजू के पापा के जूते, मुझे ये बहुत फनी लगता है, मैं हमेशा हर क्लास में ही बताती हूँ, तेजू के पापा के जूते। जस्ट रीड दिस ऑल्सो हियर, तेजू के पापा के जूते, ठीक है। तो ये बहुत फनी है, इसकी ज़रूरत नहीं है हालांकि हमें, वी डोंट नीड टू रिमेंबर दिस वन, पर ये होता है रिकग्निशन सीक्वेंस। तो ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस अगर मैं बात करूं, हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस आएंगे वो डीएनए बेस्ड होंगे, ठीक है। वो आप मलयालम मैडम लिख के नहीं कट कर सकते वहाँ पे जाके, ओके। सो यू नीड टू रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स ओनली। जैसे कि GTTAAC को ही ढूंढ के कट करता है कौन? HIND2, तो हमें ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GTTAAC, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ कोई सा मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आपको लिखवाने ही वाली हूँ, तो रुक जाते हैं अभी 1 मिनट के लिए। सो दिस इज ऑल। फिर बात आती है कि कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स जो हैं वो बीच में से कट करते हैं, हम ये जानते हैं, लेकिन वो कैसे कट क्रिएट करते हैं वो वेरिएबल हो सकता है।
कुछ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो कट क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक साइट्स पे, लेकिन जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसा बन जाता है जिसमें कि स्टिकी एंड्स होते हैं। स्टिकी एंड्स मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है ऑलरेडी, जुड़ने की कैपेबिलिटी होती है ऑलरेडी। ठीक है, कैसे? तो मैंने बोला अरे सी तो जी के साथ में बॉन्ड बनाना चाहेगा ही ऑब्वियसली, ए टी के साथ बनाना चाहेगा, ए टी के साथ जी सी के साथ। ठीक है, तो ये एक तरीके से ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस हैं, दे विल बी ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस। ठीक है, दे विल बी व्हेनेवर कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट दे विल बी ट्राइंग टू बाइंड विदाउट एनी एंजाइमेटिक फोर्स ऑल्सो दे विल बी ट्राइंग टू बाइंड। एंजाइम अगर मिल गया तो क्या बात है, सोने पे सुहागा हो गया उनके लिए। ठीक है, तो ये वैसे ही चिपकने की ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ कोई एंजाइम की जरूरत पड़ती है ना। बहुत फनी एग्जांपल दिमाग में है। ठीक है, तो ये ऐसे मान लो कि दे आर अबाउट टू गेट मैरिड कपल। ठीक है, दे आर जस्ट नीडिंग वन पंडित जी सो दैट द बॉन्ड विल बी कंप्लीटेड फॉर देम। सो यहां पर क्या बात है, जी और जी को साथ में जुड़ना ये डिफिकल्ट है इधर भी। ठीक है, लेकिन बाकी का पूरा पोर्शन जो है ये तो जुड़ना चाह ही रहा है ऑलरेडी। ठीक है, इधर से यहां ये ज्वाइन हो जाए, इधर से यहां ये ज्वाइन हो जाए। ये वाला ज्वाइन और ये वाला ज्वाइन क्रिएट करने के लिए हमें फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्रिएट करना पड़ेगा। और ये वाला जो ज्वाइन है ये तो अपने आप ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टिकी एंड्स क्रिएट करते हैं। स्टिकी एंड्स को हम ऑलरेडी जुड़ने वाले एंड्स बोलते हैं, तो हम उसे कोहेसिव एंड्स भी बोल सकते हैं। वी कैन से देम एज कोहेसिव एंड्स। दीज आर कोहेसिव और स्टैगर्ड और स्टिकी एंड्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दिया हमारे सामने, BAMH1। BAMH1 नाम का एंजाइम हमेशा जी और जी के बीच में कट क्रिएट करता है, और हमेशा ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो वो ढूंढता है वो होता है GGA-TCC। ठीक है, फिर आते हैं कुछ एंजाइम्स हैं जो कि ब्लंट एंड क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा था HIND2। HIND2 का एग्जाम्पल मैंने कहा कि वो ब्लंट एंड क्रिएट करते हैं। देखो ये बीच में से काट देता है ऐसे करके, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ही काम कर रहा है ये एक्चुअली तो, पर इसका जो कट क्रिएट हो रहा है उसमें कोई स्टैगर्ड एंड्स नहीं आ रहे। ठीक है, ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एफिनिटी शो नहीं कर रहे हैं वो, इंस्टेड उनको हमें एफिनिटी करवानी ही पड़ेगी जबरदस्ती। ठीक है, सो यहां पर ये मान लो कि ये वाला लव मैरिज है और इसमें सिर्फ फैमिली के हाँ या ना की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, और ये वाला अरेंज मैरिज है एक तरीके से। ठीक है, ये ब्लंट है, इनके अंदर ये वाला बॉन्ड क्रिएट करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, इनमें अपने प्रति से कोई अफिनिटी है नहीं। ठीक है, सो दिस विल बी वी नीड टू क्रिएट द बॉन्ड, विच बॉन्ड इट विल बी। सो यहां पर जो बॉन्ड हो जाएगा दैट विल बी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दे आर नॉट हैविंग एनी हाइड्रोजन अफिनिटी टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, सो यहां पर आता है ब्लंट एंड्स, स्टिकी एंड्स। अब देखो ब्लंट एंड में एग्जाम्पल हमारे सामने दिया है HPA1। ठीक है, एक एंजाइम का नाम है। HPA1 में कट क्रिएट होता है हमेशा T और A के बीच में। जो दो एंड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ब्लंट एंड्स बनते हैं, वो स्टैगर्ड एंड्स नहीं है, नॉन स्टैगर्ड एंड्स है। ओके, तो इस तरीके से कट्स क्रिएट होते हैं। हमारे को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में अफाइनिटी चाहिए होती है, हम चाहते हैं कि इनमें ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत कैपेसिटी टू ज्वाइन हो। ठीक है, तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं स्टिकी एंड्स बनाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, हम प्रेफर नहीं करते हैं ब्लंट एंड बनाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो दिस इज ऑल। चलिए तो हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ आप लोगों को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। इफ यू ऑल फील लाइक यू ऑल कैन मेक अ टेबल ऑफ दिस। ठीक है, ये टेबल जो मैं बना रही हूँ, दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज नीट एग्जामिनेशन इज कंसर्न। बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ऐसे टॉपिक आता है और आप 2-3 एग्जाम्पल्स लिख के आते हैं तो दैट विल बी बेनिफिशियल डेफिनेटली फॉर एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंजाइम्स की लिस्ट में बना रही हूँ ये है हमारे एंजाइम का नाम। एक सेकेंड, हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं बच्चों, सबसे अच्छा रहेगा वो अपने लिए।
ओके, एंजाइम नेम obtained from recognition sequence. ठीक है, एंजाइम का नेम सबसे पहले अपन देखते हैं, BAMH1। इनकी नेमिंग नंबरिंग ये सब कैसे होती है इसको मैं अभी समझाऊंगी आप लोगों को। BAMH1, ठीक है, ओके। अब कलर चेंज नहीं करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया नेम्ड एज बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस। ठीक है, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस नाम के बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया है और इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, 5'। अब देखो मैं आपको एक छोटी सी हिंट बता रही हूँ उसमें, सो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। हमें हमेशा थोड़ा सा ही पोर्शन याद रखना होता है, इतना। अगर मुझे इतना याद है तो मैं पूरा रिकॉग्निशन सीक्वेंस लिख दूंगी इसका, ठीक है। और वो क्या रहेगा, देखो कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पे 5' लिखूंगी मैं, फिर मैं GGA लिखने वाली हूँ उधर, ठीक है। तो 3' यहाँ पर हो जाएगा, ये G का पेयर C के साथ, C के साथ, T के साथ, T के साथ, C के साथ, C के साथ 3'। ठीक है, तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस में आप सिर्फ इतना पोर्शन भी याद रखेंगे ना तो आप पूरा लिख पा रहे हैं। ओके, सेकेंड हमारे पास आता है इको R1, इश्चेरिचिया कोलाई नाम की बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया गया है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस है GAA, अभी आप यहाँ पर 5' करके GAA लिख सकते हैं, C-T-T-T-C 3'। ठीक है, तो ये इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस हुआ। थर्ड हमारे पास में आता है HIND3 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से निकाला हुआ है ये। ठीक है, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, AAG, यहाँ पे भी मैं ऐसे कर देती हूँ, AAG 3' TTC-CTT 3'। ठीक है, तो बच्चों ये 3 एग्जाम्पल सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर 4 लिख देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग के 3 लिखे हैं तीनों के तीनों स्टिकी एंड्स क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, 4th एग्जाम्पल अपन और लिखते हैं जो कि ब्लंट एंड क्रिएट करता हो। 4th एग्जाम्पल को अलग कलर में लिख देते हैं, दैट इज SMA1। ठीक है, सेरेशिया मार्सिसेंस नाम के ऑर्गेनिज्म से निकाला हुआ ये एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है ओके, ये होता है। अभी देखो कट्स क्रिएट कहाँ करते हैं, तो ये कट्स क्रिएट करते हैं, मैंने कहा कुछ इनमें से ऐसे हैं जो कि ब्लंट एंड बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि स्टिकी एंड बनाते हैं। बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियंस से ऑब्टेन किया हुआ BAMH1 स्टिकी एंड्स बनाता है, जो कि हमेशा G और G के बीच में कट क्रिएट करता है यहाँ पर। तो ये कैसे बना देगा, एक तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और एक ऐसा बन जाएगा। ये हुआ ब्लंट एंड, ये हुआ स्टिकी एंड क्रिएट करना। तो मैं सिर्फ इसीलिए सिर्फ एरो बना दूंगी, आई विल नॉट बी मेकिंग दिस केओस। देखो दूसरा हमारा इको R1, ये G और A के बीच में कट क्रिएट करता है हमेशा। तीसरा हमारा HIND3, ये हमेशा A और G के बीच में कट क्रिएट करता है। चौथा हमारा SMA1,
ये सी और जी के बीच में कट क्रिएट करता है, तो ये अकेला ही ब्लंट एंड देने वाला है, बाकी यहाँ पर सबके सब स्टिकी एंड्स देने वाले हैं, isn't it? ठीक है, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अबाउट स्टिकी एंड एंड ब्लंट एंड. These are some of the examples we need to remember or we can remember. It will be beneficial for us. जब मैं नीट के लिए पढ़ाती हूँ थोड़े और एग्जाम्पल्स बताती हूँ, 3-4 एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा पढ़ते हैं हम लोग उसमें, ठीक है. अच्छा, अभी नीट के लिए भी इतने काफ़ी हैं बच्चों. नीट में कभी कभार क्वेश्चंस में एक आता है इको R5 कैसे एंड्स क्रिएट करता है, तो वो ब्लंट एंड क्रिएट करता है. यू ऑल कैन नोट दिस डाउन. इको R5 ये होता है ब्लंट एंड क्रिएट करने वाला. अब हम इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमें मिले कैसे, इनकी हिस्ट्री क्या है और इनका नाम हम कैसे देते हैं, ठीक है. सो फॉर दैट रीजन आई विल बी टेलिंग यू समथिंग, द नेचर ऑफ अ बैक्टीरिया, व्हाट द बैक्टीरिया विल बी डूइंग, ठीक है. तो दो चीजें होती हैं. बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, तो बैक्टीरियाज होस्ट डिफेंस के अंदर हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. मान लो कि एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरिया. अगर इस बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज वायरसेस अटैक करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं ताकि बैक्टीरिया के अंदर वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकें. तो ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है, ये इसका नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये बैक्टीरियोफेज है जो कि एक वायरस है, और ये बैक्टीरिया होस्ट के ऊपर अटैक करना चाह रहा है, ठीक है. ओके, अब क्या हो रहा है कि बैक्टीरियोफेज वायरस इस पर अटैक करना चाह रहा है, बैक्टीरिया बचना चाहते हैं. तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इटसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए बैक्टीरिया दो तरीके अपनाता है, ठीक है. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम बैक्टीरियोफेज अटैक, बैक्टीरिया दो स्टेप्स अपनाता है, ठीक है. एक स्टेप का नाम होता है डीएनए मॉडिफिकेशन और दूसरे स्टेप का नाम होता है डीएनए रेस्ट्रिक्शन, ठीक है. और जो रेस्ट्रिक्शन है, दिस विल बी टेकिंग प्लेस विथ द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, जिनकी हम बात कर रहे थे देर से, ठीक है. तब क्या करता है ये, मान लो कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इसका डीएनए ऐसा है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर गया है ना, ये इस बैक्टीरिया में एंटर कर गया. ओके, तो बैक्टीरिया क्या कर सकता है, ये बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जुड़ना चाह रहा था, बैक्टीरिया नहीं चाहता कि प्लाज्मिड में ये जुड़े. तो बैक्टीरिया एक तो ये तरीका अपनाता है कि वो अपने डीएनए के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप्स क्रिएट कर लेता है जिन ग्रुप्स के कारण से रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है. तो वो क्या ग्रुप्स क्रिएट करता है, वो अपने खुद के डीएनए को मिथाइलेट कर लेता है, तो डीएनए को मॉडिफाई कर लेता है. किसके डीएनए को, अपने खुद के डीएनए को, बाय एडिशन ऑफ सम ग्रुप्स जिनको हम बोलते हैं मिथाइल ग्रुप्स. मिथाइल ग्रुप में अल्काइल, ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं, अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइलेशन ऑफ इट्स ओन डीएनए, ठीक है. तो बैक्टीरिया कैन डू वन थिंग, इट कैन अल्काइलेट इट्स ओन डीएनए. अगर वो अपने खुद के डीएनए को अल्काइलेट कर लेगा तो ये आके इसमें जुड़ नहीं सकता, ठीक है. दिस होस्ट डीएनए कैनॉट, सॉरी, दिस बैक्टीरियोफेज डीएनए कैनॉट ज्वाइन विद दिस बैक्टीरिया, ठीक है. सो बैक्टीरिया अल्काइलेट्स its own DNA, and most importantly alkylated DNA cannot replicate, इसके कारण से ये अल्काइलेट कर लेता है उसको, cannot replicate, ठीक है. एक तो ये तरीका हुआ. दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका प्रोटेक्टिव नेचर का जो है वो ये है दैट ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा डीएनए को. कैसे, तो मान लो कि होस्ट डीएनए इसके अंदर एंटर हो गया है बैक्टीरिया में, ये बैक्टीरिया है
और ये होस्ट डीएनए इसके अंदर एंटर हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि होस्ट डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हो गया, वायरस का डीएनए। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया विल स्टार्ट फॉर्मिंग सम ऑफ द एंजाइम्स, वो कुछ एंजाइम मॉलिक्यूल्स बनाएगा, ऐसे टाइप का शेप बना रही हूँ मैं, ठीक है, सीजर जैसा। ये एंजाइम मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये इस वायरल डीएनए पे आएंगे, अटैच होंगे कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे, ठीक है, और फिर ये वायरल डीएनए को कट कर देंगे इनटू पीसेस। कैसे, ऐसे। जो वायरल डीएनए है इन एंजाइम्स के कारण से इट विल बी कट इनटू पीसेस, और अगर ऐसे पीसेस में कट हो जाता है वो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्वाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो पीसेस में कट होने के बाद में इट कैन नॉट फर्दर ज्वाइन, वो ज्वाइन नहीं हो पाएगा बैक्टीरियल डीएनए के साथ में, ठीक है। सो दिस कुड बी अचीवेबल विद द हेल्प ऑफ synthesizing some of the enzymes which will be working as a molecular scissors, and these enzymes are called as restriction endonuclease enzymes, ठीक है। ऐसा फर्स्ट एंजाइम जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रहा हो, उसको कैरेक्टराइज किया था 3 साइंटिस्ट के ग्रुप ने मिलकर, ठीक है, और उनके नाम है आर्बर, नाथन एंड हैमिल्टन। क्या क्या नाम है, आर्बर, हैमिल्टन एंड नाथन। और ये तीनों नोबेल प्राइज विनर्स भी हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को डिस्कवर करना, आइडेंटिफाई करना, कैरेक्टराइज करना और इम्प्लीमेंट करना जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में, ये इन तीनों साइंटिस्ट की बदौलत ही है। इसीलिए इन तीनों साइंटिस्ट को कलेक्टिवली नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है, ये सब स्टडीज करने के लिए कि बैक्टीरिया कैसे अपने आप को बचाता है बैक्टीरियोफेज के अटैक से। अब इनने ये मालूम कर लिया और इन्होंने ही पहली बार के लिए HIND2 नाम का एंजाइम ऑब्टेन किया और कैरेक्टराइज किया, ठीक है। डिस्कवरी भी की इन्होंने, आइसोलेशन भी किया इसका, और कैरेक्टराइज भी किया, एंड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सारे काम इन्होंने मिलकर करे, इसके लिए इन सभी को नोबेल प्राइज मिला। ओके, चलिए, तो ये फर्स्ट एंजाइम टू बी आइसोलेटेड हो गया। अभी हम इतनी देर से EcoR1, HIND2, है ना, BAMH1, ये सब क्या बोल रहे हैं, ठीक है, हमको कैसे मालूम है कि इनका क्या नाम देना है, इनको कैसे नाम देना है हमें। तो मैं आपको 1-2 एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर से समझाती हूँ ये वाली बात। तो एक एंजाइम हम लेते हैं, ठीक है। सो नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स, ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ EcoR1, EcoR1, ऐसा नाम है। दिस E is standing for the first letter of the genus of the bacteria from which this enzyme is being isolated. E is basically standing for Escherichia's capital E, ठीक है, first letter in capital from genus, ठीक है। This remaining 2 letters जो है ये कहाँ से आए हैं, कोलाई से। कोलाई क्या है, इसका स्पीशीज, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर है यहां से, सेकेंड एंड थर्ड लेटर की बात करते हैं अपन। सेकेंड एंड थर्ड लेटर इज फ्रॉम फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है, दैट इज कोलाई का CO हमने ले लिया, ठीक है। R is from where? Now RY is the name of strain. वहां से सबसे पहला लेटर ले लिया R, ठीक है। एंड 1 क्या है, 1 is the number of isolation, और number of isolation मान लो 13 है, तो अपन 13 नहीं लिख देंगे,
13 का भी 1 लेंगे शुरुआत का, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइसोलेशन, दिस इज 1 इज फ्रॉम 13 इज 1 3, उसका भी हम रोमन न्यूमेरिकल में लेंगे हमेशा। दिस विल बी ऑलवेज रिटन इन द रोमन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और दैट विल बी 13 का 1 लिया हमने, ठीक है। दिस इज number of identification of this particular enzyme, number of isolation of this enzyme in a given laboratory। एक लैबोरेटरी में रिसर्च चल रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स आइसोलेट हो रहे हैं एक ही बैक्टीरिया से, तभी इसका आइसोलेशन नंबर क्या है, 13 है। 13 का 1 ले लिया अपन ने रोमन न्यूमेरिकल्स में, ये हुआ इको R1। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। इस तरीके से नॉमेनक्लेचर होता है बच्चों, तो शायद से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है साइड का, नाउ इज इट विजिबल, ठीक है। तो दिस इज ऑल। ऐसे एक एंजाइम और नाम दिखा देती हूँ करके मैं आपको, BAMH1। तो बैसिलस का भी अमाइलो लिक्वी फेशियंस का AMH स्ट्रेन 1, नंबर ऑफ आइसोलेशन। दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग, ठीक है। तो दिस इज अ डिटेल्ड अकाउंट अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स एंड देयर एक्टिविटी, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, इन एंजाइम्स को मैंने कट कर लिया है, तो मुझे इन एंजाइम्स को सेपरेट भी तो करना पड़ेगा। भाई मैंने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिया, मैंने उससे कट क्रिएट करवा दिया, दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेप, बहुत ईजी है। पर मुझे उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो टुकड़ा मुझे चाहिए है इतने बेस पेयर्स का है, मान लो 1200 बेस पेयर्स का है, तो अब मुझे वो 1200 बेस पेयर्स का डीएनए ही चाहिए होगा। उसके आसपास जो टुकड़े कट गए हैं, आई डोंट नीड देम। तो जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से डीएनए को कट करते हैं, तो बहुत सारे टुकड़े हमारे पास हासिल हो जाते हैं, और उसमें से सेपरेट आउट करना, दिस कुड नॉट बी अ मैनुअल प्रोसेस डूइंग लाइक दिस सेपरेशन फ्रॉम द हैंड्स, वी कैन नॉट डू लाइक दैट, वी नीड सम electronic device for doing that, right? And that device is called as gel electrophoresis methodology, ठीक है, टेक्निक। gel electrophoresis, gel electrophoresis, हम एक जेल बनाते हैं एगरोज नाम के एक सब्सटेंस का, इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोरेसिस मतलब कि सेविंग इफेक्ट, काइंड ऑफ छन्नी की तरह फंक्शन करेगा। पोर्स, मूवमेंट थ्रू पोर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास ढेर सारे डीएनए के सैंपल्स आ गए थे, टूटे हुए टुकड़े, है ना। तो मैंने बोला अच्छा ये वाला एक सैंपल इस वाले टेस्ट ट्यूब में भर दो, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, अलग अलग टाइप के सैंपल्स मेरे पास आ गए। मैंने क्या किया, एक एगरोज जेल बनाया, ठीक है। ये जेल को मैंने ग्लास प्लेट्स के अंदर कास्ट किया। एगरोज एक पाउडर सब्सटेंस आता है बच्चों, जिसको अपन जब हॉट वाटर में, बहुत बॉइलिंग वाटर में डिजोल्व करते हैं और उसको कूल डाउन करते हैं, तो 45 डिग्री सेल्सियस पे ही वो जेल बन जाता है, ठीक है, ठंडा करने के ऊपर। तो हम वो गरम गरम स्लरी जो होती है, वो 2 कांच की प्लेट्स जिनको अपन ने कॉर्नर्स पे से सील किया हुआ है, ऐसी कांच की प्लेट्स में अपन वो जेल को फिल करते हैं, स्लरी को, तो वो जेल बन जाता है। वो जेल के अंदर जैसे ही वो बनने वाला था, हम ऐसे कोम लगा देते हैं। मान लो कि मैंने जेल बनते समय कोम लगा दिया, यहाँ पर मैंने निकाल दिया, तो यहाँ तो छेद रह जाएंगे, isn't it? वो छेद यहाँ रह गए, तो यहाँ पर हमने ऐसे कोम इंसर्ट करके कुछ छेद बना लिए। इन छेद को हम बोलते हैं वेल्स। क्या बोलते हैं अपन ऐसे? वेल्स क्रिएट कर लिए हमने। इन वेल्स में हम डीएनए के सोल्यूशन को डाल रहे हैं, ठीक है। ये वेल्स जो हमने डीएनए सोल्यूशन पोर कर दिया है, अब मैंने इस जेल की असेंबली को लिया और मैंने इसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर एक सेल में रख दिया और मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए। ये साइड पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड रखी है मैंने, और ये साइड पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड रखी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो होता है नेगेटिवली चार्ज्ड,
तो डीएनए मॉलिक्यूल क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है वो हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ रन करेगा, ठीक है। तो हमारा डीएनए वैसे रन करना चालू कर देगा अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो। अब मैंने बोल दिया कि यार ये जो जेल है ना इसके पोर्स में से छलनी की तरह बिहेव करेंगे, छलनी की तरह। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स ऊपर ही रह जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दूर तक जा पाएंगे ट्रैवल करके, ठीक है। तो इस तरीके से सेविंग इफेक्ट हो रहा है। बड़े बड़े डीएनए के मॉलिक्यूल्स ऊपर ही ऊपर रह गए, आ नहीं पाए नीचे। छोटे छोटे डीएनए के मॉलिक्यूल्स नीचे तक आ पा रहे हैं। जितना दूर वो डीएनए ट्रैवल करेगा मतलब वो उतना छोटा डीएनए मॉलिक्यूल है, जितना ऊपर वो डीएनए रह गया फंस के मतलब वो उतना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल है। इस तरीके से हम सेपरेट कर लेते हैं फ्रेगमेंट्स को। अब मुझे मालूम पड़ता है अच्छा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका इतना इतना बेस पेयर है और वो यहाँ पर आना चाहिए बैंड उसके हिसाब से, तो मुझे पता चलता है कि ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तब मैं क्या करूँगी, मैं जेल के इतने हिस्से को कट कर लूँगी, ठीक है, ऐसे करके इतने हिस्से को लेके मैं इतना डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लूँगी, तब मुझे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। अब मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन है, डीएनए है। डीएनए कभी भी नेकेड आई से इजीली विजिबल हो सकता है क्या? तो हम बोलेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज डीएनए कैन नॉट बी विजिबल, दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमें कैसे दिख सकता है, ठीक है। तो ये बैंड्स हमको दिख सकते हैं क्या कि कहाँ कहाँ पर डीएनए आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको अचीव करने के लिए एक डाई का हेल्प लेते हैं। दैट डाई इज that dye is a bright orange colored dye which is known as ethidium bromide. Ethidium bromide attaches to DNA and it will give bright orange color bands इन यूवी लाइट एक्सपोजर। मतलब जब मैं इसको यूवी लाइट में रखूंगी जेल को तो जाके मेरे को ये ऑरेंज कलर के ब्राइट कलर के ऑरेंज के ब्राइट बैंड्स देगा और मैं तब जान पाऊंगी कि अच्छा यहाँ तक डीएनए आ चुका है और यहाँ का डीएनए मुझे कट करके निकालना है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक दिख रही है आप लोगों को, ये पूरा जो दिख रहा है इमेज, इस इमेज में हम एक बात और समझते हैं कि जब मैंने जेल बनाने के लिए मैंने जब एगरोस का पाउडर लिया था और मैंने उसे वाटर में बॉईल किया था, तब जो स्लरी बनी थी उससे मेरा जेल बनने वाला था। ये स्लरी का कूल डाउन होती है जब ये, ठीक है, जब ये जेलीफाई नहीं होगी लेकिन सिर्फ ठंडी हो चुकी है थोड़ी सी, तब मैं इसमें क्या ऐड कर देती हूँ, इथिडियम ब्रोमाइड। ऐसा हमने जेल बनाया है, हमारे जेल में ही ऑलरेडी इथिडियम ब्रोमाइड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जेल इथिडियम ब्रोमाइड कैरी करता है। अगर वो कैरी करता है तो डीएनए ऑटोमेटिकली जहां जहां आएगा वहां वहां पे बैंड्स आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपको रियल में डीएनए मॉलिक्यूल दिखेगा, ऐसा कुछ। जब हमने इसको जेल को लिया और मैंने इसको यूवी लाइट एक्सपोजर में रखा तब मेरे पास में ऐसे डीएनए के बैंड्स आएंगे। अब मुझे मालूम पड़ सकता है कि मेरा डीएनए कहाँ है। मैं बोलूँगी अच्छा मेरा डीएनए जो है वो यहाँ आना चाहिए था, इतने बेस पेयर कैरी करता है, इसके हिसाब से इसका यहाँ पर कहीं बैंड बनना चाहिए। तो मुझे मालूम पड़ेगा इतना जेल का पोर्शन मुझे कट करना है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट हो गया। इसी तरीके से मैं प्लाज्मिड को भी आइसोलेट कर सकती हूँ। मतलब मैं जीन या डीएनए को आइसोलेट करने के लिए यही टेक्निक का हेल्प लेने वाली हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल। इसका एनसीईआरटी रीडिंग जो है वो आप लोग करके आओगे एक बार, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। I am giving you all the task to do that. I am not reading the NCERT today for all of you because I am having a bad throat. So इतना पोर्शन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 11.2.1 11.2.1 में पेज नंबर 196 भी, 197 भी पढ़ना है, 198, ठीक है। पेज नंबर 198 तक आप लोगों को पूरा पढ़ के आना है, ठीक है बच्चों। जब हम जेल से कट करके डीएनए को निकाल रहे होते हैं किसी लिक्विड में तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं इल्यूशन टेक्निक, ठीक है। तो इल्यूशन की मदद से हम जेल को डीएनए को जेल से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है।
सो इतना पोर्शन आप लोगों को थ्योरी रीड करके आना है और मुझे बताना है कि एनसीईआरटी रीडिंग के ऊपर आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई है या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोनिंग वेक्टर्स कंप्लीट करेंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्लोनिंग वेक्टर्स के अलावा उसके सारे कैरेक्टर्स भी पढ़ लेंगे और कॉम्पिटेंट डीएनए भी हम पढ़ लेंगे, कॉम्पिटेंट होस्ट। हम 11.2 नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमारा 11.3 बचेगा। हमारे पास हार्डली 2 या 3 लेक्चर्स और चाहिए हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टीचिंग यू द नेक्स्ट पोर्शन. Till then, revise this much portion and stay tuned for the next lectures to come. Thank you so much for watching the lecture.